हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि टैली में बैंक रिकॉन्सिलेशन कैसे करते हैं। तो पहले बैंक रिकॉन्सिलेशन क्या होता है उससे पहले सीख लेते हैं। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बैंक के स्टेटमेंट को अपने अकाउंटिंग के स्टेटमेंट से टैली करना होता है। अब बैंक रिकॉन्सिलेशन की ज़रूरत क्यों होती है, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उस कंपनी में डेली का हम अकाउंटिंग करते हैं, चेक देते हैं, चेक रिसीव करते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस डेट पे हम चेक दे रहे हैं या जिस डेट पे हम चेक रिसीव कर रहे हैं उसी डेट में हम बैंक में सेटल करा दें या बैंक में ट्रांजेक्शन हो जाए। तो हो सकता है वो 2 दिन, 3 दिन या 1 हफ्ते भी ले सकता है। तो हम अपने डेट के अनुसार चेक की एंट्री तो डेट पे जो चेक पे जो डेट दिया है उसी हिसाब से करेंगे, लेकिन बैंक के में जो डेट की एंट्री रहती है वो डिफ़र कर जाती है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन करते हैं ताकि टैली करते हैं कि जो डेट हमने दिया है चेक का वो डेट हमारे बैंक में किस डेट में है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज नहीं करना होता है, बेसिकली हम उसमें रिकॉन्सिलेशन करते हैं कि हमने इस डेट पे चेक दिया था और रिकॉन्सिल हुआ इस डेट पर। अब बैंक रिकॉन्सिलेशन के लिए प्रोसीजर क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको 1 महीने का या एक सप्ताह का आपको बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है। उसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट आपका आया हुआ है उस बैंक के स्टेटमेंट के हिसाब से उसका बैंक बैलेंस और अपने अकाउंट में बैंक बैलेंस हम टैली करेंगे। जाहिर सी बात है, डिफरेंस तो आएगी ही आएगी। उस डिफरेंस अगर कुछ है तो उसे हम फाइंड करेंगे। अब ये जो डिफरेंसेज आ रहे हैं, ये डिफरेंसेज हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि एंट्रीज इन बैंक्स स्टेटमेंट नॉट इन टैली, मतलब कि बैंक के स्टेटमेंट में एंट्री तो है लेकिन हमारे टैली में एंट्री नहीं है। और दूसरा वही होता है कि टैली में एंट्री तो है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। अब ऐसी कौन सी एंट्री है जो टैली में होती है बैंक में नहीं होती है। उसके लिए जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे बैंक चार्ज कभी भी बैंक लगा देगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि कब वो किस डेट में लग रहा है। इंटरेस्ट इनकम, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कि कोई कस्टमर डायरेक्ट हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिया और वो हमें बताना भूल गया, या उसने बोला कि हमने 2 दिन पहले आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था लेकिन वो डेट एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक BRS करना पड़ेगा। तो ये एंट्री जो होती हैं जो बैंक में होती हैं लेकिन टैली में होती हैं, ठीक ना। और इन सब एंट्री को शुड बी एक्चुअली पास्ड इन टैली, एल्स प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट विल बी इनकरेक्ट। अगर ये एंट्री हम नहीं करते हैं तो हमारा ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस एंट्री क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। उसी तरीके से कुछ एंट्री जो टैली में होती है लेकिन बैंक स्टेटमेंट नहीं होती है, जैसे जिस डेट पे हमने क्रेडिटर को चेक दिया है और अभी तक वो बैंक में विड्रॉल नहीं किया आपने, तब तक वो स्टेटमेंट हम उसके बैंक में स्टेटमेंट में नहीं आएगा लेकिन हमारे पास एंट्री रहेगी। उसी तरह हम किसी कस्टमर से चेक रिसीव कर लिए हैं लेकिन अभी तक हम बैंक में क्लियर नहीं किए हैं या क्लियर नहीं हुआ है, तो वो भी एंट्री क्या होगी, हमारे पास तो होगी लेकिन बैंक में नहीं होगी, ठीक है ना। अब पेंडिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन को हम देखने के लिए हम क्या क्या करते हैं। तो पहले तो हम उनको टैली कर लेंगे और एंट्री कर लेंगे अपने अकाउंट में। उसके बाद हम बैंक रिकॉन्सिलेशन के लिए सिंपली F5 रिकॉन्सिलेशन एक शॉर्टकट होता है, उससे हम यूज करेंगे और जिस डेट पर हमारा बैंक में स्टेटमेंट में वो एंट्री है उस डेट को हम वहाँ पर पास करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बिजनेस सिनेरियो बनाया हुआ है। जैसे हमारे पास एक बैलेंस शीट है, हमने ये बनाया है। इस बैलेंस शीट के अनुसार हमारे कंपनी में ये हमारा बैलेंस शीट रहेगा। शेयर कैपिटल हमारा ये है, प्रॉफिट लॉस, टैक्स पेमेंट, एक एंड को ये सब। तो पहले हम इसे टैली में हम बनाएंगे। सबसे पहले हमारा असाइनमेंट ये है कि हम पहले बैलेंस शीट तैयार करेंगे। तो बैलेंस शीट तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम टैली में नया कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। हमने नया कंपनी क्रिएट कर लिया, BRS नाम दे रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन। और हमने कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया, ठीक। ये हमारा बैंक बैलेंस शीट रहेगा, इसको हमें पहले टैली में एंट्री करनी है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए जो बैलेंस शीट, ये सब जो हमारा बैलेंस शीट दिख रहा है
इन लेजर्स को हमें बनाना है और उनका ओपनिंग बैलेंस एज जैसे दिया हुआ वैसे ही हमें देते जाना है। पहले हम लायबिलिटी साइड को पहले क्रिएट करते हैं। यहाँ पे दिया है सबसे पहले हमारे कंपनी में ये कैपिटल अकाउंट लगा है, तो हम पहले उसे क्रिएट कर लेते हैं। तो अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, हमने एक कैपिटल अकाउंट नाम से एक लेजर बना दिया और अंडर भी दिया कैपिटल अकाउंट, और इसका ओपनिंग बैलेंस हमें देना है 65,000। 65 हमने दे दिया और एक्सेप्ट कर दिया। उसी प्रकार से दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर हमारे अकाउंट में हमारे टैली में बना रहता है, तो अल्टर करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस देंगे, और यहाँ पर हम सीधे ओपनिंग बैलेंस हम दे देंगे 5,000 और एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से अगला लेजर है हमारा, अगला लेजर आता है हमारा टैक्स पेमेंट का। तो टैक्स पेमेंट का हम एक लेजर बनाएंगे, तो लेजर और क्रिएट यहाँ पे गए, आपने दे दिया टैक्स पेमेंट, अंडर दे दिया ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब चूंकि हमें यहाँ पे पता नहीं किस प्रकार का टैक्स है, ना हमारा जीएसटी का पता है ना वैट का, तो हमें यहाँ पे अदर डालना है और ओपनिंग बैलेंस हम दे देंगे 35,000। उसी प्रकार से AK एंड को हमने एक लोन लिया है AK एंड लो के को से 2 लाख का, तो उसे हमें ओपनिंग बैलेंस देना है। तो यहाँ पर हम AK एंड को 14% के इंटरेस्ट पर हमने उससे लोन लिया है, और यहाँ पर ये हमारा अनसिक्योर्ड लोन है, तो हम यहाँ लोन देंगे और यहाँ पे दिया है लोन एडवांस लायबिलिटी, यहाँ पे दिया अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन कब कहेंगे, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन वह लोन होता है जिसके जगह पर हमने कुछ गिरवी नहीं रखा है। जैसे हमने किसी से लोन लिया है तो उसके बदले में ना तो हमने उससे कुछ लिखा पढ़ी की है, ना ही उसकी जगह पे हमने कुछ उसको एज ए गिरवी कोई सामान दिया है, तो उस तरह के लोन को अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। तो इसका हमने ओपनिंग बैलेंस दे दिया 2 लाख और एक्सेप्ट कर दिया। उसी प्रकार से ये हमारे संडे क्रेडिटर्स हैं। हमारा पहला है MTNL और यहाँ पे हमने अंडर दे दिया संडे क्रेडिटर। संडे क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस है इसका 3,000, एक्सेप्ट कर दिया। उसी तरह अगला है हमारा स्टार एक्सपोर्ट, अंडर दे दिया हमने, ओपनिंग बैलेंस रहेगा हमारा 20,000, एक्सेप्ट कर दिया। इसी प्रकार से CA राहुल सोमानी हमारा है। ठीक, राहुल सोमानी, देखिए राहुल सोमानी हमें इनको फीस देनी है, तो इनको हम देंगे करंट लायबिलिटी। हमारी लायबिलिटी बनती है कि हम इन्हें उनका फीस दें, तो यहाँ पर उसका ओपनिंग बैलेंस है 15,000 हमें देना है। अब यहाँ पे आप देखिए टोटल क्रेडिटर बैलेंस कितना आ गया, 3,43,000, और यहाँ पे भी हमारा 3,43,000 आ चुका है। ये हमारा लायबिलिटी साइड हो गया। अब आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में हमारा सबसे पहले मशीन दिया है, मशीन फर्नीचर हमारे फिक्स्ड एसेट हैं, तो हम लेजर बनाएंगे मशीन और अंडर देंगे फिक्स्ड एसेट। ओपनिंग बैलेंस दे दिया हमने 50,000, उसके बाद फर्नीचर है हमारा, फर्नीचर हमने दिया फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर है 1,10,000, एक्सेप्ट कर दिया। उसी प्रकार से ये हमारे संडे डेप्टर्स हैं यानी कस्टमर्स हैं, उनसे हमें ये बैलेंस लेना है, तो AK ट्रेडर्स और अंडर हो जाएगा संडे डेप्टर्स, 50,000 ओपनिंग बैलेंस है। अगला है हमारा रवि एंड को, ये भी हमारा डेप्टर्स है, ओपनिंग बैलेंस दे दिया हमने 20,000, एक्सेप्ट कर दिया। उसी तरीके से बालाजी ट्रेडर्स
एंड डेप्टर्स, और ये हमारा 13,000 एक्सेप्ट कर दिया। उसी तरह से एडवांस टू डायरेक्टर, मैं डायरेक्टर को एडवांस दे दिया। अब देखिए डायरेक्टर को हमने एडवांस दिया तो ये हमने उसके नाम से हमने एक बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ हमने बैंक अकाउंट दे दिया। और यहाँ पे हम उसका चेकबुक भी इनेबल कर देते हैं। इसका सीरीज हम दे देते हैं 666601 666610। हमने दे दिया, इसका नाम दे दिया बुक 1। और इसका ओपनिंग बैलेंस हमने दे दिया 20,000। यहाँ पे 20,000 उसका ओपनिंग बैलेंस है। और अगला हमारा लेजर है कैश का। तो कैश में हमें देना है 80,000। तो कैश का लेजर हमारे पास बना होता है ऑलरेडी कंपनी में, तो हम अल्टर करेंगे लेजर को और कैश देंगे। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 80,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम इसका बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। तो गेट ऑफ टैली, बैलेंस शीट, और यहाँ पे ऐड प्लस F1 हम प्रेस करेंगे डिटेल्ड व्यू के लिए। यहाँ पे देखिए हमारा 3,43,000 लायबिलिटी और 3,43,000 हमारा एसेट बन गया। तो ये हमने बैलेंस शीट बना लिया। अगला हमारा प्रोसीजर क्या है, हमें ये वाउचर एंट्री पास करनी है। तो ये वाउचर एंट्री में पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए 1 अप्रैल को पहली एंट्री दी है, न्यू करेंट अकाउंट ओपन, और 10,000 उसमें से ट्रांसफ़र किया। अरुण कुमार साई ने अपने बैंक अकाउंट से उसमें ट्रांसफ़र किया। तो हम एक नया लेजर बनाएंगे पहले। तो गेट ऑफ टैली अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, हमने एक PNB का एक लेजर बना दिया और बैंक अकाउंट दे दिया हमने। यहाँ पे दे दिया IFSC कोड, और हमने बैंक कोड दी। और इसमें भी हम चेक बुक इनेबल कर देते हैं। इसका सीरीज हम देते हैं 555501 555510, और हमने दे दिया बुक 1, और इसे हमने एक्सेप्ट कर दिया। तो अब हमने एक लेजर बना दिया। अब हमें क्या करना है, काउंटर एंट्री मारनी, क्योंकि हमें अरुण कुमार के बैंक अकाउंट से हमें PNB में क्या करना है 10,000 रुपये एज ए ओपनिंग बैलेंस देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट ऑफ टैली पे जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर F4 से कॉन्ट्रा, और डेट है हमारा 1 अप्रैल। क्रेडिटर में हमारा हो जाएगा, कहाँ से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अरुण कुमार सानी के अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं 10,000 रुपये। चेकबुक के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेकबुक ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट कर लिया कौन सा नंबर चाहिए। और यहाँ पे हमें PNB में ट्रांसफ़र करना है। PNB में हमने चेकबुक से रिसीव किया, चेक से, और कौन सा बैंक था हमारा, स्पेसिफाई बैंक नेम हम देते हैं, सॉरी हमने अरुण कुमार सानी का PNB बनाया था, तो यहाँ पे हमने पंजाब नेशनल बैंक, ये उस बैंक का डिटेल है जहाँ पर अरुण कुमार सानी का अकाउंट है, उसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। पहली वाउचर एंट्री होगी। दूसरा बोल रहा है कि 75,000 रुपये हमें कैश डिपॉजिट हुआ, कहाँ पर, इस PNB में, जो नया PNB अकाउंट बना है उसी में हमें इस काम करना है। तो 1 अप्रैल को 75,000 रुपये कैश डिपॉजिट हुआ है, तो हम यहीं पर ही F2 1 अप्रैल, क्रेडिटर हमारा है कैश, यहाँ पर हमने 75,000 रुपये इसमें से निकाले और हमने PNB में डाल दिए। और यहाँ पे हमने कैश दिया, यहाँ पे डिनोमिनेशन दे देते हैं, हमने 10 नोट दे दिया, 10 यहाँ पे 40 नोट दे देते हैं। 75,000 हमें देना है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 30 नोट इसका दे देते हैं, 60 ये हो गया। 10 नोट हमें दे दिया, 70 हो गया, और 5-5 का हमने 10 नोट और दे दिया, हमारा 75,000। ये हमने डिनोमिनेशन दे दिया और एक्सेप्ट कर दिया हमने। अगला हमारा है चेक रिसीव्ड
1 अप्रैल को ही चेक रिसीव्ड फ्रॉम AK ट्रेडर्स 40,000 का हमें AK ट्रेडर्स से चेक रिसीव हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, F6 फॉर रिसिप्ट करेंगे। क्रेडिटर है हमारा AK ट्रेडर्स हमने दे दिया। ऑन अकाउंट हम करते हैं 40,000 हमने रिसीव कर लिया। कहाँ पर रिसीव हो रहा है, हमारे PNB में रिसीव हो रहा है। PNB हमने रिसीव कर लिया, यहाँ पर हम ऑर्डर कर दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर दिया। 1 अप्रैल डेट में हो गया। चौथा एंट्री बोल रहा है MTNL को हमने पेड किया, क्योंकि हमारा क्रेडिटर है तो हमने 3,000 रुपये उसको पेड किया। तो F5 से हमने पेमेंट किया। डेप्टर में हमने दे दिया MTNL 3,000 रुपये हमने दिया उसको। और कहाँ से दिया, हमने PNB से दिया। PNB से हमने उसको पेमेंट कर दिया चेक के थ्रू, तो चेक थ्रू ही दिखा देते हैं हम। फिर अगला है हमारा 2 अप्रैल को NEFT किया हमने स्टार एक्सपोर्ट को 20,000 इन फुल सेटलमेंट। 20,000 हमने उसका किया, फुल सेटलमेंट हमने उसका कर दिया 2 अप्रैल। तो हमने यहाँ पे F2 से 2 अप्रैल कर दिया और हमने पेमेंट दिया है तो पेमेंट रहेगा। और यहाँ पे हमारा स्टार एक्सपोर्ट है तो स्टार एक्सपोर्ट हमने दे दिया और हमने अमाउंट दे दिया 20,000। हमने PNB से दिया तो PNB हमने दे दिया। चेकबुक नंबर देखिए ऑटोमेटिक 2202 ले लिया, हमने एक्सेप्ट कर दिया। फिर इसी तरीके से शॉपिंग डन बाय अरुण कुमार साहनी यूजिंग कंपनी डेबिट कार्ड, ठीक ना। डायरेक्टर ने 15,000 का सामान उन्होंने शॉपिंग किया, जिसमें से 11,000 का उन्होंने मोबाइल परचेज किया ऑफिस के लिए और 4,000 उन्होंने पर्सनल यूज के लिए लिया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, खर्चे हुए हैं तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री दिखा सकते हैं, ठीक है। डिप्टर में हमने दिखा दिया एक कंपनी एक्सपेंस का, कंपनी एक्सपेंस, और हमने इंडायरेक्ट एक्सपेंस दिखा दिया। कंपनी एक्सपेंस से हमारा 11,000, क्योंकि 15,000 में से उन्होंने 11,000 कंपनी मोबाइल परचेज किया, वो कंपनी एक्सपेंस में जाएगा। और 4,000 उन्होंने MD पर्सनल दिख रही है अरुण कुमार साहनी के नाम पे। पहले यहाँ पे DR कर देते हैं, DR अरुण कुमार साहनी। यहाँ पे 4,000 दिखा दिया हमने, यहाँ पे अदर दिखा दिया हमने। और ये टोटल खर्चे उन्होंने किया यहाँ से PNB से। यहाँ पे हम अदर दे देते हैं क्योंकि उन्होंने स्वाइप किया था। चेक नंबर हटा देते हैं और यहाँ पे हम कमेंट दे देंगे 11,000 का ऑफिस मोबाइल परचेज, 4,000 हमने दे दिया MD पर्सनल हमने एक्सेप्ट कर दिया। ये हो गया हमारा अगला। उसके बाद फिर 2 अप्रैल को चेक इशू AK को हमने लोन का हमने इंस्टॉलमेंट हमने उनको दिया, तो 2 अप्रैल को ही है। तो हम जर्नल एंट्री ही करते हैं और AK को तो डेप्टर हमारा AK को हो गया और उसको हमने 40,000 रुपये दिए। और कहाँ से दिए, PNB से दिए और हमने चेक के थ्रू दिया, चेक हमने दे दिया। फिर अगला है हमारा 2 अप्रैल को लास्ट है बालाजी ट्रेडर्स को हमने, बालाजी ट्रेडर्स से हमें चेक रिसीव हो रहा है और हम बैंक डे में उसी बैंक में सेम डे में हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर ले रहे हैं। तो हमने F6 पर रिसीव किया 2 अप्रैल है। क्रेडिटर में हमारा बालाजी ट्रेडर्स, और हमें 5,000 रिसीव हो रहा है। कहाँ पे रिसीव हो रहा है, PNB में रिसीव हो रहा है और हमने एक्सेप्ट कर दिया। ठीक, उसी तरीके से अगला है हमारी एंट्री 1 मई में चेक रिसीव फ्रॉम रवि एंड को से हमें चेक रिसीव हो रहा है। तो F6 पर रिसीव है, हमने रवि एंड को से चेक रिसीव किया 7,000 का और हमने PNB में रिसीव कर लिया, एक्सेप्ट।
फिर इसी तरह हमारा है 1 मई में टैक्स पेड नेट बैंकिंग, हमने टैक्स पे किया तो जर्नल एंट्री किया, हमने टैक्स पेमेंट किया हमने 35,000 और इसका डेट हम देते हैं 1 मई। हमने कहाँ से दिया, PNB से दिया और हमने इसको चेक के थ्रू दिया, एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद हमारा है न्यू बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है PNB में और ट्रांसफ़र करंट अकाउंट, एक नया बैंक अकाउंट ओपन किया उन्होंने PNB में ही, तो उसमें 10,000 रुपये हमें ट्रांसफ़र करने हैं। तो हम यहीं से ही एक्सपोर्ट जर्नल काउंटर मारेंगे। क्रेडिटर में हम ये PNB हमने दिखा दिया, यहाँ से हमें 10,000 रुपये निकालने हैं और हम एक और कम बैंक बना देते हैं PNB में ही, PNB 2 बैंक अकाउंट हम इसको ऐसे रहने दे रहे हैं। हमने बैंक अकाउंट यहाँ से इस तरीके से हमने सारी एंट्री कर दी। अब हमने सारी एंट्री कर ली है, तो अब हम चलते हैं इसमें सारी एंट्रीज को देखते हैं कि हमारी सारी एंट्री हुई है। उसके लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे और F2 से हमने प्रेस कर दिया और 1 अप्रैल से हमने डेट दे दिया। तो ये हमारी 1 अप्रैल की एंट्री हो गई। अब चूँकि हमने यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक एंट्री की है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम Alt + F2 प्रेस करेंगे 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक। तो यहाँ पे हमारी सारी एंट्रीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब हमें क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट। तो मान लीजिए हमने ये बैंक स्टेटमेंट मंगाया, ये बैंक स्टेटमेंट हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक का है, PNB बैंक स्टेटमेंट। और हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 31 तारीख डेट में हमें यहाँ पर 21,358 रुपये है और हमारे पास बैंक बैलेंस है। तो उसके लिए क्या करेंगे, गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर और यहाँ पे हमने दे दिया PNB। यहाँ पे हमने पूरा देख लिया, यहाँ पे दिखा रहा है हमारा 14,000 बैंक बैलेंस दिखा रहा है और जबकि हमारे बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है 21,358 रुपये। तो ये हमारा टैली नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब सारी एंट्रीज को हम मिलाएंगे। सारी एंट्रीज को मिलाने के लिए करेंगे, पहले हम डेबिटर जो भी डिपॉजिट हुआ है, पहले हम डिपॉजिट अमाउंट को क्या करते हैं, पहले मिला लेते हैं। तो डिपॉजिट अकाउंट को मिलाने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले दिया यहाँ पर 10,000, हमने यहाँ पर 10,000 दिया था अकाउंट, यहाँ पे आगे चेक है। उसके बाद 75,000 हमारा चेक, 40,000 का अमाउंट चेक। इसको देखिए यहाँ पे 126 रुपये हमारा क्रेडिट किया हुआ है, ये हमारा नहीं है। बाकी मिला लेते हैं 5,000 हमारा बालाजी ट्रेडर्स, यहाँ पर हमें दिखा रहा है बालाजी ट्रेडर्स 5,000। उसके बाद हमारा 7,000 रवि एंड को है और यहाँ पे देखिए ये हमारा लखनऊ से कैश डिपॉजिट हुआ है, कोई डिपॉजिट किया है हमें पता नहीं चला। और यहाँ पे हमारे रवि एंड को, तो रवि एंड को हमने यहाँ पर मिला लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारी सारी एंट्रीज डेबिट साइड की हमारे पास, डिपॉजिट रेट का सब हमारे पास है। अब यहाँ पे हमारे 3 एंट्री नहीं है, कौन कौन सी नहीं है, 126 का नहीं है, 7,000 का ये नहीं है, 2,000 का कैश डिपॉजिट मॉडल टाउन में, ठीक। अब ये हो सकता है हमारे कस्टमर ने हमें डिपॉजिट किया हो। अब चूँकि हमें ये पता नहीं है कि कैश डिपॉजिट मॉडल टाउन कहाँ से आया और कैश डिपॉजिट लखनऊ कहाँ से आया, तो अभी तो हमें इसमें सेटल करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक अकाउंट इनको लेजर क्रिएट हमने क्रिएट कर लिया, हमने बना दिया लखनऊ नाम से, लखनऊ। अब चूँकि ये लखनऊ नाम से हमारा कौन है, कैसा कस्टमर है हमें पता नहीं है, तो हम अभी इसे सस्पेंस अकाउंट में रखते हैं। सस्पेंस अकाउंट को रखने के लिए हमें कोई खास जानकारी जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, हमें बस उसमें ये देखना है कि अगर उसका कोई एंट्री हमें नहीं समझ में आ रहा है या किस व्यक्ति के द्वारा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है और उसकी जानकारी हमें पूरी तरह से नहीं है, तो हमें सस्पेंस अकाउंट में डालना रहता है। लेकिन जब हमें फाइनल बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमें क्रिएट बनाना रहता है, तो हमें सारे सस्पेंस अकाउंट को क्लियर करना जरूरी रहता है।
तो अभी इसमें लखनऊ को हम सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। और उसी तरीके से हमारा मॉडल टाउन भी है, मॉडल टाउन को भी बना देते हैं, इसको भी सस्पेंस अकाउंट में हम डाल देते हैं। अब इनके द्वारा हमारे बैंक में रिसीव हुआ है तो हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर F7 जर्नल एंट्री मार देते हैं। और इनका डेट है 1 मई और 2 मई, तो 1 मई की डेट में हम कर देते हैं F2 से हमने 1 मई कर दिया, ठीक है। डेप्टर में हमारा PNB हो जाएगा, चूँकि हमें PNB में रिसीव हो रहा है 7000, और यहाँ पे हम अदर कर देते हैं। और हमें कहाँ से रिसीव हो रहा है, लखनऊ, ये हम डाल देते हैं सस्पेंस अकाउंट, हमें बाद में इसे क्लियर करना रहेगा। और दूसरा हमें 2 मई मॉडल टाउन, तो डेप्टर में हमारा PNB 2000 यहाँ पे हम अदर देते हैं, और यहाँ पे हमने मॉडल टाउन दे दिया, ठीक। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया, और ये भी क्लियर हो गया। अभी हमारा बचा है ये इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, जर्नल वाउचर में हमें एंट्री करनी रहेगी, ये भी हमने मिला लिया, इसको भी हाईलाइट हम कर देते हैं। तो 126 रुपये हमें एक और जर्नल एंट्री मारनी पड़ेगी इंटरेस्ट क्रेडिट करके, तो हम यहीं पर एक लेजर बना लेते हैं। डेप्टर में हमारा PNB होगा, ये क्रेडिट हो रहा है तो PNB 126 रुपये हमने दे लिया, और यहाँ पर हमने अदर दे दिया। इसका डेट है 2 अप्रैल, तो हम 2 अप्रैल देते हैं। और यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट करते हैं इंटरेस्ट क्रेडिट, और ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, हमने कर दिया। और यहाँ पर हमने 126 रुपये, यहाँ पर हम कमेंट वही देते हैं इंटरेस्ट क्रेडिट INT क्रेडिट, ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया। अभी हम फिर से वापस बैंक का लेजर देखते हैं, तो अकाउंट इन्फो, डिस्प्ले, अकाउंट बुक और लेजर, PNB Alt+F2 से हमने यहाँ पर, तो अभी हमारा देखिए 126 भी हो गया, 7000 2000 की एंट्री भी हो गई। तो ये हमने पूरा का पूरा डिपॉजिट साइड हमने क्लियर कर लिया। अब आते हैं हम विड्रॉल साइड का। विड्रॉल साइड में देखिए सबसे पहले $247, यहाँ 247 नहीं है। उसके बाद हमने MTNL को पे किया था 3000, उसमें 24 रुपये हमारा यहाँ पर एक अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज लगा है। स्टार एक्सपोर्ट में 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगा है। क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से हमने मोबाइल परचेज किया था कंपनी के लिए 22 रुपये, यहाँ पे 23 रुपये, उसी तरह यहाँ पे 200 रुपये, 372 रुपये, यहाँ पे 30 रुपये और 750 रुपये। ये हमारी एंट्री क्या है, नहीं है। तो इन एंट्रीज का हम एक इंटरेस्ट बैंक चार्ज करके एक लेजर बनाएंगे। तो गेट ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, लेजर क्रिएट, बैंक चार्जेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा देंगे। उसी तरह इसके वाउचर एंट्री कर लेते हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर F7%, और इसको हम लास्ट डेट में क्लियर कर देते हैं, 31 मई की डेट में हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बैंक चार्ज के लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखना चाहिए। उसके लिए मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखना तो हम कमेंट डाल सकते हैं उसका। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेप्टर में हमारा बैंक चार्जेज, अब कितना अमाउंट है हम उसको पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले दिया हुआ है 247 प्लस 24 प्लस 100 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 200 प्लस 372 प्लस 30 प्लस 750 इंटर 1768 का हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पे हो रहा है। तो हम 1768 का अमाउंट यहाँ से डेबिट करते हैं और हमने PNB से डेबिट कर दिया। यहाँ पे हम
अब यहाँ पे आप करंट बैलेंस देख सकते हैं 21,358, यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। यहाँ पे हम कमेंट डाल सकते हैं बैंक चार्जेस और इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। अब हम बैंक का लेजर लेक्चर कर देते हैं, तो डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर PNB, और यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट आ रहा है, टोटल बैंक बैलेंस हमारा 21,358। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, बैंक का बैंक बैलेंस हमने टैली कर लिया। अब हमें फाइनल क्या करना है, बैंक रिकॉन्सिलेशन हमें करना है। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन करना है तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में यहीं पर आएंगे और यहीं पर हम क्या करेंगे, F5 रिकॉन्सिलेशन। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है F5 रिकॉन्सिलेशन, इसको हम प्रेस करेंगे। ये हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन का शीट ओपन हो गया। अब हमें इसमें करना क्या रहता है कि जो एंट्री जिस डेट में हमारे टैली में है, हमें ये देखना रहता है कि बैंक में किस डेट में है, वो डेट हमें यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। तो अरुण कुमार साहनी को 10,000 रुपये हमने चेक से दिया था, चेक से विड्रॉल किया था अरुण कुमार साहनी ने। तो यहाँ पर 1 अप्रैल है तो हम भी 1 अप्रैल यहाँ पर डाल देते हैं। अगली एंट्री है कैश की, तो कैश बैंक में भी 1 अप्रैल है तो हम यहाँ पे भी 1 अप्रैल डाल देते हैं। AK ट्रेडर्स, अगला है AK ट्रेडर्स हमारा। AK ट्रेडर्स 2 अप्रैल में है 40,000, तो यहाँ पे हम 40,000 2 अप्रैल दे देते हैं। यहाँ देखिए हमने 1 अप्रैल को दिया था और AK ट्रेडर्स 2 अप्रैल को बैंक डेट है। MTNL 3,000, तो यहाँ पर हमने MTNL 3,000 हमारा 1 अप्रैल है, यहाँ पर हम 1 अप्रैल डाल देते हैं। तो उसके बाद स्टार एक्सपोर्ट हमारा 20,000, तो यहाँ पर देखिए NEFT स्टार एक्सपोर्ट 2 अप्रैल है तो यहाँ 2 अप्रैल डाल देते हैं। उसी तरीके से 15,000 हमारा कंपनी एक्सपेंस, 15,000 में ये हमारा क्रोमा और टाइम एक्स दोनों मिला के हमारा 15,000 होता है। तो दोनों 2 अप्रैल है तो ये हमारा 2 अप्रैल। उस पर 40,000 का AK एंड को, यहाँ पे AK एंड को 1 मई की डेट में है 40,000, तो यहाँ पर हम 1 मई डाल देते हैं। उसके बाद बालाजी ट्रेडर्स हमारा 5,000, यहाँ पे बालाजी ट्रेडर्स हमारा 1 मई है तो 1 मई हमने दे दिया। फिर 7,000 हमारा कौन सा है, रवि एंड को, तो रवि एंड को हमारा है 1 मई की डेट में यहाँ पर, तो 1 मई की डेट हमने दे दिया। फिर 126 रुपये हमारे इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पर है ये डेट 2 अप्रैल की डेट में, तो हम इसको 2 अप्रैल डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ होता है क्या कि इंस्ट्रूमेंट डेट, ये हमने शायद वाउचर एंट्री गलत कर दिया था। तो यहाँ पे 2 अप्रैल इंस्ट्रूमेंट का डेट 2 अप्रैल और बैंक का डेट 2 अप्रैल नहीं होना चाहिए, हमने 2 मई की डेट में किया। तो बैंक का डेट आगे हो सकता है, पीछे नहीं हो सकता है, तो इसे भी हम 2 मई को दे देते हैं क्योंकि बाद में टैली नहीं करेगा, इसलिए हम 2 मई की डेट में डाल देते हैं। उसके बाद टैक्स पेमेंट हमारा 35,000 का, तो 35,000 का अमाउंट यहाँ पर है 2 मई, ये भी हमने 2 मई दे दिया। PNB में हमने ट्रांसफ़र किया था 10,000 रुपये, तो वो भी 2 मई हमारा है, 2 मई। उसके बाद लखनऊ से हमें रिसीव हुआ था 7,000 और 2,000, तो हमने सेम डेट में किया 1 मई और 2 मई में, तो 1 मई और 2 मई। और हमने लास्ट डेट में हमने बैंक चार्जेस लगाया, तो इसको हम 31 मई ही दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये हमारी रिकॉन्सिलेशन हो चुकी है। कैसे पता चले रिकॉन्सिलेशन हुआ है, वापस हम रिकॉन्सिलेशन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कोई भी एंट्री हमारी रिकॉन्सिलेशन में नहीं दिख रही है। अब मान लीजिए हमें कोई डेट हमारा गलत हो गया, गलत एंट्री कर दिए, तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट वाउचर्स और यहाँ पे दिया है शो रिकॉन्सिल्ड ट्रांजेक्शन आल्सो, इसे हम क्या करेंगे, इनेबल कर देंगे। यहाँ पे हमें सारी डेट्स और वाउचर एंट्रीज फिर से दिखने लगी। अगर कोई डेट हमें फिर से सही करना रहेगा तो हम यहाँ से सही करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में कुछ नहीं आया होगा तो हमें ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।